आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसने छात्र राजनीति से अपना करियर, अपना जीवन शुरू किया था और आज राजनीति के मुख्य धारा से भी जुड़ चुके हैं, जिनके बड़े संख्या में फॉलोअर्स हैं और जिनका कद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देर ना करते हुए सीधे हम उनसे मिलवाते हैं। जयराम महतो हमारे साथ हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV 45 पर। सबसे पहला सवाल सीधे उसी से, छात्र राजनीति से शुरुआत और अब राजनीति में एक धीरे धीरे बड़ा चेहरा, बड़ी पहचान। देखिए, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो यहीं रणधीर वर्मा चौक से मेरा आगाज़ हुआ था। पुतला दहन का कार्यक्रम था और सपने में भी हमने ये उम्मीद और आशा नहीं जताई थी कि इस आंदोलन में इतनी पीड़ा और इतना दर्द छिपा है जिसे इतना व्यापक रूप मिलेगा। 50 लड़के थे गिन चुनकर उस आंदोलन में जब हम लोग भागीदारी धनबाद में कर रहे थे। आज लगभग ये आंदोलन कई करोड़ लोगों तक पहुँच चुका है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि एक हमारी कहावत है कि बिल्ली से डर तो सबको है, लेकिन उसके गले में घंटी कौन बांधेगा। तो ठीक उसी प्रकार भ्रष्टाचार से, अन्याय से, माफियाओं से, कोल माफियाओं से, भू माफियाओं से सबको आपत्ति है, लेकिन बोलेगा कौन। तो उस दिन जो मैंने अपनी बातों को रखा, कहीं ना कहीं हर एक झारखंडी की वो आवाज़ थी जिस कारण आज इतना बड़ा मुकाम मिला। नहीं तो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता है कि 2 साल पहले एक साधारण सा छात्र जो सुबह 6-7 बजे उठता था, 1 घंटा फुटबॉल के मैदान में PT करता था, उसके बाद बगल में एक हाई स्कूल है जहाँ 4 घंटा निःशुल्क शिक्षा दान करता था, शाम को फिर ट्यूशन पढ़ाता था और फिर रात को अपनी पढ़ाई करता था। यानी एक फुटबॉल खेलने वाला और बच्चों पढ़ाने वाला एक छात्र आज यहाँ तक मुकाम हासिल करेगा, ये मैंने भी सपने में नहीं सोचा था और ना ही मेरे साथियों ने सोचा था। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड तैयार हुआ वह कहीं ना कहीं अन्याय, शोषण, वंचन, दोहन, दमन की जो पृष्ठभूमि रही, उसी के कारण ये पृष्ठभूमि आज तैयार हो पाई और हम लोग छात्र राजनीति से आज इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। स्थानीयता को लेकर आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, 1932 से खतियान को लेकर भी। जानना चाहेंगे कि क्यों, क्या वजह है उसकी और किस तरह के मुद्दों को आप सामने लाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, भारत जिसका संविधान 395 मूल अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 मूल भाग हैं। उस अनुच्छेद की पहली पंक्ति में ही जो हमारा पहला अनुच्छेद, उसमें साफ साफ लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। यानी आप राज्यों के बिना इस राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यहाँ भाषा एक नहीं है, बोली एक नहीं है, परंपरा एक नहीं है, देता भोता एक नहीं है, खान पान, रहन सहन, कोई भी तरीका एक नहीं है जो पूरी इंडिया को आप एक से जस्टिफाई कर सकते हैं। यानी भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ कंट्री ऑफ, मैंने सभी स्टेट्स को मिला के कंट्री होगा। तो कहीं ना कहीं उसी क्रम में आज अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड भी अपनी वही पहचान मांग रहा है, जो पहचान गुजरात के पास है, जो पहचान महाराष्ट्र के पास है, जो पहचान तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार, बंगाल के पास है। झारखंड भी वही पहचान मांग रहा है कि झारखंडी कौन, क्योंकि ये भारत देश का है कि नागरिकता देश देता है, सिटीजनशिप हमारी इंडियन है, लेकिन डोमिसाइल की अगर हम बात करेंगे तो एक स्टेट ही दे सकता है, यानी हम किसी राज्य के मूल निवासी हो सकते हैं। तो वही झारखंड आज अपनी पहचान को मांग रहा है। पहचान इसलिए मांगा क्योंकि 23 सालों के झारखंड ने क्या देखा? सबसे पहले हमारे जो हक अधिकार लगातार हाशिए पे जा रहे हैं। हमारी नियुक्तियों की बात करें तो लगातार हाशिए पे जाते रहे हैं। अगर आप बिहार से ही उदाहरण लें तो शायद बिहार में 67 या 68 BPSC हो चुका है, झारखंड के 23 सालों में मात्र 7 JPSC। यानी हर स्तर से झारखंड में जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जो इस राज्य के हितार्थ के लिए कतई नहीं है। और भी उस राज्य में ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो राज्य 88 साल के संघर्ष के बाद, 88,000 लोगों के बलिदान के बाद बना है, उस राज्य के साथ तो ये भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये किसी अन्य राज्य में होता, क्योंकि उन्होंने राज्य मांगा और बदले में राज्य मिला, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र का बनना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बनना, लेकिन झारखंड राज्य एक अलग पृष्ठभूमि के साथ तैयार हुआ है। यहाँ 88 साल लगा है। 1912 में पहली बार इसकी डिमांड हुई थी। 1928 में जब साइमन कमीशन आया था तो वहाँ उनको लिखित दिया गया था। 1940-42 के आसपास जब गांधी जी, नेताजी दौरा कर झारखंड का, तब भी जयपाल सिंह मुंडा ने उनके कानों में झारखंड अलग राज्य की बात को कही है। क्यों कही है? नहीं, एक ऐसी भूमि है जो एक संस्कृति को जीती है, एक कल्चरल आइडेंटिटी को जीती है और कहीं ना कहीं उसी आइडेंटिटी को झारखंड मांग रहा है। तो वही हमारा सवाल है, वही हमारा तो मैंने हम मांग रहे हैं पूरे भारत से अपना हिस्सा मांग, जो हमें मिला है, जो बिहार के तत्कालीन बिहार का 46% भूभाग हमें मिला था, उनके हिस्से में 54% था। तो 46% जो भूभाग हमने मिला, हम तो स्पष्ट कहा बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई, हम बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, उसमें उड़ीसा भी था। तो जो भाई भाई का आपस में बंटवारा हो चुका है तो उनको भी बड़ा भाई होने का फर्ज निभाना चाहिए और जो हमारे मूल अधिकार हैं उन पर किसी भी प्रकार का उन्हें अड़चन नहीं उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन आज अगर आप हाल ही फिलहाल पेपर पढ़ रहे थे, उसमें तो स्पष्ट लिखा था कि गाँव में जो अब टेंडर होता है, जिसमें आप सड़क का टेंडर लेते हैं, छोटी मोटी गलियों का
टेंडर लेते हैं, वहाँ भी यूपी बिहार के लोग टेंडर को उठा के ले जा रहे हैं। तो बताइए झारखंड का निर्माण अलग क्यों हुआ? हमारी किसी से कोई वैमनस्यता नहीं है, हमने स्वीकार किया संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उनका हिस्सा सुरक्षित है, हम उनके हिस्से पर कभी नज़र नहीं दौड़ाएं, ना कभी नज़र गड़ाएं। तो फिर हमारा हिस्सा जो मिला है, जिस टुकड़ों को हमको दिया गया है, उसमें रहने बसने का, खाने कमाने का मैंने अधिकार हमें मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। 32 के बाद जो लोग यहाँ पे आए जिनके पास 32 का खतियान नहीं, वो उन्हें स्थानीयता का हक नहीं मिलना चाहिए। देखिए, अगर इस पर हमने एक गंभीर सवाल है तो गंभीर उत्तर भी हम देंगे। क्योंकि अगर हम इस तर्ज पे अगर असम की बात करें तो वहाँ 1947 से पहले जो झारखंड के लोग गए, बाकायदा मेरी कम्युनिटी के भी गए, कुर्मी कम्युनिटी के, उन्हें वहाँ टी ट्राइब्स कहा गया, असमी नहीं कहा जाता है। तो अगर उस तर्ज पे कहेंगे तो फिर लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ऐसी समस्या है राज्य में, जो लोग किसी भूभाग से आकर यहाँ बसे हैं, लेकिन शर्त है कि वो उनका उस भूभाग में चूँकि कई सालों से, कोई अगर 50 सालों से 100 सालों से अगर यहाँ बसा है और इस भूभाग में अगर वह 1932 खतियानदारी या फिर खतियानदारी नहीं है, तो सरकार एक आयोग का गठन करे और एक समय निर्धारण करे और उसके बाद उस गठन आयोग का जिम्मा सौंपे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सामने ले आ जाए जो वास्तव में हकदार रखते हैं कि वो अपनी भूभाग को खो चुके हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, अभी बहुत सारे, मैं बाकायदा नाम नहीं लूँगा, ये तो स्वाभाविक है। अभी हम ट्रेनों में भीड़ देखते हैं कि एक पर्व उन्होंने झारखंड में त्यौहार को मनाया, दूसरे पर्व को मनाने के लिए अपने जो मूल प्रदेश है वहाँ चले जा रहे हैं। दैट मीन उनका अपने राज्य से कनेक्शन है। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं दो थाली में खाना और हमारी थाली को छीन कर खाने के जैसा है। तो इसलिए अगर कोई लोग ऐसे हैं तो उनके लिए एक आयोग का गठन हो, बाकायदा आज मंडल कमीशन चर्चा पर है। तो उसको लगभग 1952 के आसपास उसकी स्थापना हुई थी और 90 में उसका रिपोर्ट दिया गया था जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी। तो जब 42 साल लगा उनको संघर्ष करने में, तो 5 साल संघर्ष कीजिए, एक आयोग का निर्माण हो, वो आयोग तय करेगी कि ऐसे लोग अगर हैं तो उन्हें चिन्हित करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर स्थानीयता की बात आएगी तो स्थानीयता में हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, लोग अच्छा कहें या बुरा कहें, स्थानीय वही कहलाएगा जो इस भूभाग के अलावा कहीं किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। कुर्मी को SC/ST का दर्जा दी जाने को इन दिनों काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, तरह तरह की बातें हो रही हैं और राजनीतिक रूप से लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये बहुत कई वर्षों पुराना आंदोलन है। चूँकि आप धनबाद की परिपाटी में हैं तो मुझे लगता है आप कुर्मी मूवमेंट को समझ पाएंगे। आप अगर धनबाद के किसी भी कोयला खदान को अगर चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो मेरा मानना है उसमें 70 से 80% जो ज़मीन मिलेगी वो कुर्मी कम्युनिटी की मिलेगी। आप किसी भी चले जाएं, गोधर चले जाएं, आप बागमारा चले जाएं, अगर धनबाद पार हो के बोकारो में दुगदा, चंद्रपुरा, फुसरो, बेरमो, कहीं आप चले जाते हैं, जो कोल सेक्टर आपको मिलेगा। और एक मज़ेदार बात, जहाँ DBC की स्थापना हुई, 2 जगह DBC की स्थापना हुई है और दोनों गांव मैक्सिमम कुर्मियों के हैं। तो इसका मतलब था जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो खनिज मिनरल्स है वो इस समुदाय की ज़मीन पर है। अतः उस समय चालाक लोग, जिन्हें खनिज संपदा पर अधिकार करना था, एक छत्र अधिकार करना था, जिन्हें देश की सत्ता संपत्ति पर एक छत्र अधिकार करना था, उन्होंने चालाकी के साथ इसे हास्य पर दोहन कर दिया। लेकिन आज भी हमारा मानना है कि इस पर एक सर्वेक्षण हो और जांच पड़ताल हो। और ये लड़ाई कोई गैर संवैधानिक नहीं है। संविधान और जो भी हमारे इससे पहले के गैजेट्स हैं उनमें इनको दर्शाया गया है। बाकायदा आप अगर कुर्मी और कुर्मी का अध्ययन करेंगे तो आप तो पत्रकारिता से हैं, आप यहीं बहुत सारे धनबाद में जो बिहार यूपी से आए हुए कुर्मी भाई लोग रहते हैं उनसे और हमारा जीवन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। उनमें गोत्र होता है, हमें गोष्ठी होती है। जैसे वे होते हैं सांडील, कश्यप इत्यादि लिखते हैं, हम लोग कड़वार, सांखवार, मुत्रवार, छुछरवार लिखते हैं। यानी उनका जीवन शैली और हमें बहुत भिन्नता है। हम लोग मांदर की थाप में हमारा जो विवाह करने की पद्धति है, उनके जो विवाह करने की पद्धति है उसको देखिए। हमारे गांव चलिए, हमारे जो पूजा करने की पद्धति है, पेड़ के जो उन चीज़ों को अध्ययन कीजिए। चूँकि आप लोग पत्रकारिता से हैं तो हम चाहेंगे इस समस्या का निराकरण करने के लिए पत्रकारिता एक पहल करे। चूँकि हम चाहेंगे कि राज्य में 2 बहुत बड़ी आबादी एक दूसरे के आमने सामने हैं तो उसमें पत्रकारिता का भी रोल हो उस समस्या का समाधान करने के लिए। तो आप लोग एक आंकड़ा दीजिए, देश को, इस राज्य को आंकड़ा दीजिए। चूँकि बहुत सारे धनबाद मुझे लगता है जो बिहार और यूपी मूल के जो कुर्मी हैं और हमारे जो टोटमिक कुर्मी हैं वो रहते हैं, उनके जीवन शैली को आप अध्ययन कीजिए, आपको बहुत सारे उत्तर वहीं मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं जगन्नाथ महतो की। जगन्नाथ दा का निधन हुआ। कुर्मी के बड़े एक नेता थे साथी के, टाइगर के रूप में फेमस थे वो। अब उनके निधन के बाद आपको देखा जा रहा है उनके उत्तराधिकारी के रूप में। ऐसी बातें आती रहती है हमेशा सामने, और छोटा टाइगर के रूप में आपको सामने लाने की कोशिश हो रही है और इसी रूप में लोग देख भी रहे हैं। हाँ, देखिए, ये तो स्वाभाविक है। आज अगर हम जगन्नाथ महतो से स्वयं की तुलना करेंगे तो ये बेईमानी होगी। कहीं ना कहीं उनके सामने हम शून्य हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जब डॉन ब्रैडमैन ने 29 शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में, चूँकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, तो किसी को ये आभास नहीं था कि ब्रैडमैन के 29 शतक का रिकॉर्ड टूटेगा।
फिर 70-80 का दौर आया, गावस्कर सामने आते हैं, 34 सेंचुरी उन्हें लगाते हैं। अब उसके बाद फिर कयास लगने लगा कि नहीं, गावस्कर की 34 जो सेंचुरी है ये अब कीर्तिमान है, ये विश्व विजय है, कोई नहीं टूटेगा। तब हाँ 10,000 रन भी। अचानक तेंदुलकर आते हैं और सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर देते हैं। अब जब तेंदुलकर ने बिल्कुल जब तेंदुलकर ने ये रिकॉर्ड को स्थापित किया तो लोगों को लगा कि अब ये रिकॉर्ड ये अब कालजयी है, लेकिन विराट कोहली उसके पीछे हैं और मैं वचन देता हूँ विराट कोहली के बाद शुभमन गिल होंगे। दैट मीन्स समय तय करता है। तो जगन्नाथ महतो अपने कालखंड के श्रेष्ठ नेताओं में से थे, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले जो सूर्योदय हुआ है उसमें हम जयराम महतो को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, आरोप लगता है कि बीजेपी की तरफ से फंडिंग आपको की जा रही है, जिसकी वजह से आप लगातार सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। नहीं, मैंने तो बीजेपी के खिलाफ भी कई तथ्यपूर्ण बातें, मैक्सिमम अब जो मेरी सभाएं होती हैं उसमें तो हम लगभग 1 घंटा बीजेपी की बात करते हैं। किस प्रकार ये सड़क का उदाहरण देते हैं कि कलकत्ता से बनारस, दूसरी सड़क फिर बना रहे कलकत्ता से बनारस, यानी केवल पूंजीपतियों का देश बनाना चाहते हैं। कृषि भूमि को आप नष्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में सत्ता काबिज करने में। अब हम हिटलर का उदाहरण देते हैं, किस प्रकार हिटलर ने मुर्गे का पंख नोच नोच के लास्ट में उसको दाना डाला और अपने चरणों में लेके चले गए। तो ठीक वे कर रहे हैं, कृषि भूमि को नष्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व गुरु होने का दावा करती है, जो भारत को उन्नत राष्ट्र बनाने का दावा करती है, बिल्कुल खोखले हैं। भारत उन्नत राष्ट्र तभी बनेगा जब अडानी मैडम की, अंबानी मैडम की 3 लाख की साड़ी से नहीं, गांव के सबसे गरीब पत्नी जो है, गांव की उसकी गठरी में जो पैसा है वह जब बाजार मूल्य को तय कर पाएगी, तब विकास और तब उन्नति आप तय कर सकते हैं। यानी गांव के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, अगर वह बाजार मूल्य को तय कर पाता है अपनी आमदनी से, तभी राष्ट्र उन्नति होगा। तो इसलिए जिन्होंने भी कहा वो गलत कहा। हमने तो कई अवसरों पर नहीं, 1000 अवसरों पर हमने कृषि बिल को उदाहरण दिया कि कृषि बिल आपका कोरोना के टाइम में आया था, जबकि बिल लाने का 3 ही समय होता है, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र। लेकिन वह राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत आया गया था। अगर उस समय कोई बिल आता तो स्वास्थ्य पे आता, सुरक्षा पे आता, क्योंकि देश कोरोना की महामारी झेल रहा था। कृषि बिल तो आना ही नहीं चाहता। तो बीजेपी की तमाम नीतियों की हम लगातार आलोचनाएं कर रहे हैं, और बल्कि हमारा जो लोकसभा चुनाव होगा हमारे सामने तो बीजेपी होगी, जैसे तो वहाँ कहीं नहीं होगी, सरकार तो वहाँ कहीं नहीं होगी। जो भी हमारा लोकसभा चुनाव होगा, धनबाद हो, गिरिडीह हो, रांची हो, हजारीबाग हो, हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी होगी। और ये आंदोलन का असर है। भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत पार्टी है, आज उसने प्रतिपक्ष विधायक दल का नेता किसे बनाया? अमर बावरी को। सचेतक किसे बनाया? जयप्रकाश भाई पटेल को। मैं उनको भी कहूँगा ये आपकी काबिलियत है कितनी वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंदोलन की देन है। इससे पहले कहाँ थे स्थानीय नेता? इससे पहले तो उन्हीं को पूछा जाता था, राय सिन्हा, पीएन सिंह, जयंत सिन्हा को पूछा जाता था, बीडी राम, निशिकांत दुबे को पूछा जाता था। आज जेपी पटेल और अमर बावरी को पूछा जा रहा है। ये आंदोलन के द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि है, इससे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आगे के आंदोलन की कोई रूपरेखा ऐसी जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? देखिए, हम लोग सबसे पहला मुझे लगता है, और बहुत कष्टकारी जो सब्जेक्ट है झारखंड का, चूँकि हम लोग 32 को लेकर आए थे, 32 तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में अगर सदन की बात हो कि हम लोग सदन किस मुद्दे के साथ जाएंगे, तो भूमि सुधार कानून को मजबूत करना होगा। देखिए, राष्ट्र उन्नति तभी करेगा जब प्रत्येक व्यक्ति के पास संपत्ति होगी। आप भी आज जो भी कर रहे हैं संपत्ति के लिए कर रहे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, आपका परिवार है, यानी यहाँ आपके ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं उनका उद्देश्य क्या है? संपत्ति का। अपना वो 10 घंटा 12 घंटा अपना श्रम क्यों दे रहे हैं? संपत्ति के लिए। तो राष्ट्र उन्नति तभी करेगा जब एक आम व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। जो काम आप दादा आज आप कर रहे हैं ये अस्थाई है, ये अस्थाई नहीं है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन जो फिक्स संपत्ति है उसे हम जमीन कहेंगे। आज सबसे बड़ा संकट झारखंड में है तो जमीन का है। हम आज कहीं जाते हैं, प्रत्येक दिन हमको 10 को फोन आता है कि देखिए ना, बड़ा बड़ा बिल्डर लोग मेरा जमीन हथिया लिया है, BCCL मेरा जमीन हथिया लिया है, CCL मेरा जमीन हथिया लिया है। अतः सदन अगर हम लोग जाएंगे तो भूमि सुधार कानूनों में सुधार के लिए जाएंगे, जो अनुसूची 9 में शामिल है उन पर हम चर्चा करेंगे। और अगर जमीन की संपत्ति को नहीं बचाया जाएगा तो फिर कभी भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक एक आम व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होगी, राष्ट्र उन्नति होने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अतः हम लोग इसी मुद्दे के साथ पहले सदन में कुछ करेंगे। उसके बाद अगर धनबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर्यावरण आएगा, प्रदूषण आएगा, नियोजन आएगा, पलायन आएगा, विस्थापन आएगा। तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम लोग एक ऐसा वैचारिक माहौल तैयार करेंगे जहाँ पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र गया था। जब महाराष्ट्र में लोगों के साथ बात किया तो उन्होंने भी कहा कि झारखंड के साथ इतना शोषण होता है, इतना अन्याय होता है, ये तो हमको नहीं पता था। तो जब मराठियों को आज मालूम चला तो मुझे लगता है दिल्ली राजधानी में भी हमारी दर्द पीड़ा को मालूम चलना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, झारखंड की राजनीति में जयराम महतो एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए, आने वाले विधानसभा चुनाव में, चूँकि वो भी सिर पे ही है कह सकते हैं, उसमें क्या जयराम महतो दिखेंगे अपनी पार्टी के साथ? हाँ। या फिर किसी दल के साथ जुड़ेंगे और विधानसभा जो सदन में पहुंचने की आप बात कर रहे हैं कि सदन में पहुंचेंगे तब जाके जो सुधार, भूमि सुधार कानून है उसमें बदलाव लाएंगे, तो क्या उसकी तैयारी है?
देखिए निश्चय ही है, जब हम लोग केंद्र में जाएंगे तो भूमि सुधार कानूनों की बात करेंगे, क्योंकि इसका केंद्र का विषय है। जब राज्य में आएंगे तो हम लोग स्थानीयता की बात करेंगे। और देखिए सबसे पहली बात, ये एक भ्रम फैलाया जाता है 1932 मतलब बाहर के लोग दिस दैट, ऐसा नहीं है। 1932 की जरूरत कहाँ होगी? पहला बात एकदम साफ शब्दों में 1932 या फिर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, इसका मतलब ये थोड़ी कहा कि आप जो गैर झारखंड के लोग हैं यहाँ रोजगार नहीं करेंगे, गैर झारखंड के लोग यहाँ काम नहीं करेंगे, गैर झारखंड के लोग यहाँ कुछ करेंगे नहीं, आवास नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है खतियान आधारित स्थान नीति का मतलब जब नियोजन नीति बनेगी उसमें एक लाइन इंक्लूड किया जाएगा स्थानीय निवासी, यानी जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं। इसलिए इस भ्रम से बाहर आइए। हमारे लोग भी लाखों की संख्या में महाराष्ट्र में, तेलंगाना में रहते हैं, तो ये यदि इस राज्य में कहीं के लोग रहते हैं तो उनसे हमारी कोई शिकवा गिला नहीं है, बस हम स्थानीयता का लाभ वो नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे, हमारे लोग तमिलनाडु तेलंगाना में स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे, उसी प्रकार जो गैर झारखंडी लोग हैं जिनका अपने राज्यों में भी संबंध है और यहाँ भी वास करते हैं, वो स्थानीयता का लाभ नहीं लेंगे। यानी स्थानीय नीति को इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में। जमीन खरीदने में 1932 के खतियान की जरूरत थोड़ी है, या फिर आपको किसी अस्पताल की स्थापना करने के लिए, किसी एजुकेशन को पाने के लिए, किसी विद्यालय की स्थापना करने के लिए, कोई ऑफिस या चैम्बर खोलने के लिए ये जरूरत पड़ेगी जब राज्य स्तर की यानी झारखंड नाम से संबंधित जो भी नौकरियां होंगी उसमें इसकी मांग कर रहे हैं। और अगर इसकी मांग कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? तेलंगाना ने तो सीधे 371 के तहत सारी नौकरियों को रिजर्व करके रखा है, कर्नाटक ने रिजर्व करके रखा है, पूर्वोत्तर भारत ने रिजर्व करके रखा है। तो यदि हम 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में रिजर्वेशन एकदम 100% या फिर 90%, 85% अगर झारखंडियों की बात करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी बना है, जमीनें तो हमारी है, आस पास जानते हैं। नाम भी है विनोद बाबू का, झारखंड के महानायक का, जननायक का। बताइए कितने पुरुष झारखंडी हैं? क्योंकि हम मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो A ग्रेड की है, B ग्रेड की नौकरियां होंगी, हम मना भी नहीं कर सकते। बताइए कितने प्रोफेसर हमारे झारखंडी हैं? नहीं है। लेकिन अगर PGT TGT में भी अगर गैर झारखंड के लोग दबदबा बनाएंगे तो बताइए क्या हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे? क्या पूरा भारत यही चाहता है कि झारखंड के लोग कटोरा लेके भीख मांगे? प्रोफेसर कितने हैं? हम आप ही से पूछते हैं। बाकायदा मैं नाम भी गिना दूंगा, लेकिन वो प्रोफेसर हमारे भी हम नाम नहीं गिनाएंगे और मैं उनके स्टेट के साथ नाम भी गिना दूंगा। बताइए विनोद बिहारी महतो जिनके नाम से है, कितने लोग हैं उनके गाँव के, कितने लोग हैं उनके राज्य के? तो वहाँ हम लोग मानते हैं कि वो भाई एक ऐसा लेवल है जहाँ पूरे देश से लोग आएंगे। वो नेट JRF का विषय है, उपायुक्त चूँकि ये सेंट्रल लेवल का चीज़ है, ये IAS IPS का लेवल है, ये पूरे देश से लोग आएंगे। लेकिन जो हमारे राज्य की वैकेंसियाँ हैं, जहाँ थानेदार आएंगे, जहाँ बड़ा बाबू आएंगे, जहाँ BDO आएंगे, जहाँ PGT TGT के टीचर आएंगे, वहाँ भी अगर गैर झारखंड के लोग अगर माने कुंठा मार कर बैठ जाएंगे दादा, तो क्या हमारे लोग, आप यही चाहते हैं कि हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे? जो आज लगभग 20 लाख मजदूर हमारे बाहर में है, कोरोना काल ने भी दिखा दिया कितने मजदूर हमारे बाहर में है। 40% खनी देने वाला झारखंड, क्या पूरा भारत, यूपी बिहार बंगाल के लोग यही चाहते हैं हम लोग भीख मांगे? चलिए यही करते हैं। बताइए हम 1932 के भ्रम क्यों फैल रहे हैं? ये जरूरत वहाँ होगी जब नियोजन नीति की बात आएगी, स्थानीयता की जरूरत वहाँ होगी जहाँ नियोजन नीति की बात आएगी। तो हम अगर 3rd और 4th ग्रेड में झारखंडियत की बात करेंगे तो ये तो अपराध नहीं है, सभी स्टेट में ये है। आप किसी स्टेट में चले जाइए, 371 का आर्टिकल पढ़िए, वहाँ शायद J तक है, 371 A B C D F G H I J तक है, वहाँ सभी राज्यों का विशेष प्रावधान है। तो फिर जब सभी राज्यों का विशेष प्रावधान है तो हम अगर विशेष प्रावधान मांग रहे हैं, हम तो राज्य से ही मांग रहे हैं, अभी तो केंद्र पे चर्चा ही नहीं की है। जब दिल्ली हमारे सदन में सांसद पहुंचेंगे तो चर्चा करेंगे कि 371 की जो कॉलम है उसे आगे बढ़ाया जाए, वहाँ झारखंड को भी इंक्लूड किया जाए। हम चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आज अंडमान निकोबार की अगर बात करते हैं तो वो क्षेत्र प्रतिबंधित है, क्योंकि वहाँ जो अभी जनजाति रहते हैं वो बाकी जो लोग हैं उनसे सामंजस्य नहीं मिला पाते हैं, यानी वो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। अगर बाकी लोग वहाँ जाएंगे तो उनके जीवन शैली पर असर पड़ेगा। तो हम ये भी मांग करेंगे कि झारखंड को भी एक ऐसा क्षेत्र घोषित किया जाए जहाँ अगर विकसित लोग आएंगे तो हम डैमेज होंगे। और ये सच्चाई है, आज असुरी जनजाति खत्म होने वाली है, पहाड़ियाँ खत्म होने वाली है, बिरोहरी जनजाति आज खत्म होने वाली है, झारखंड की 8 भाषाएं खत्म होने वाली। क्यों ना? विकसित लोगों के हमारे साथ रहन सहन से। इसीलिए हम विकसित लोगों को सम्मान करते हैं, विकसित लोग आदर करते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं टिक पाएंगे। ये सच्चाई है। और ये सच्चाई मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार राज्य के एक हाईकोर्ट के जज ने हमको फोन किया था। अब आपको आश्चर्य होगा, बिहार राज्य के हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा ए बाबू लड़ाई तुम्हारी जेन्युइन है, क्योंकि अगर एक ही टेबल में बैठकर तुम यूपी बिहार और बंगाल के स्टूडेंट से कंपीट करोगे एग्जाम, नहीं सफल हो पाओगे। तुम्हारी शैक्षणिक पद्धति अलग है, उनकी मानसिकता का अलग है। इसलिए तुम्हारा राज्य तभी विकसित होगा जब तुम्हारे लोगों के लिए विशेष प्रावधान होगा। और ये संविधान भी कहता है, विशेष प्रावधान की बात करता है, पिछड़े लोगों के लिए, पिछड़े राज्य के लिए, पिछड़े क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करे। और संविधान का मतलब यही है कि एक व्यक्ति को भी हाशिए पे ना रखा जाए। ये हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व में M हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी कथन दिया था कि अगर राज्य कोई पिछड़ा हुआ राज्य है, जो थोड़ा सा अविकसित राज्य है, तो बाकी जो विकसित राज्य हैं उनके लोग नौकरियों में भारी संख्या में आ रहे हैं तो बैरियर लगाए।
वो कंट्रोल करे उन्हें, वो रोकने की जिम्मेदारी राज्य की है, ऐसा उन्हें करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी 1937 में वर्किंग कांग्रेस कमेटी को इस बात का स्पष्टीकरण दिया था, यदि भूमिपुत्र को अपने राज्य में अपने भूमिपुत्र होने का आभास ही नहीं होगा तो फिर इस राज्य के गठन का क्या मतलब होगा। उस समय भारत लगभग 15 प्रांतों में था, एक प्रांत क्यों नहीं था? कभी ये नहीं हो सकता एक प्रांत भारत। भाषा अलग है, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, बिल्कुल कारण वही है, हमारी भाषाएं अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। तो हमको इन बातों डाइवर्सिटी का हमको ख्याल करना होगा, और यही भारत की सुंदरता है। डाइवर्सिटी को खत्म करके अगर आप आइडेंटिटी बनाएंगे तो ये कभी संभव नहीं होगा। बाकायदा मैं तो चैलेंज करता हूँ कि देश में कोई भी अगर बुद्धिजीवी है जो हमको एक नक्शा दिखाए, जो पूरे भारत का एक नक्शा हो, एक पर्चा हो और उसमें एक राजा हो, कभी नहीं। हमारे देश में सबसे लंबे समय सबसे अगर विस्तृत क्षेत्र में किसी का शासन था तो सम्राट अशोक का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण का सीमा उनके पास भी नहीं था, पूर्वोत्तर भारत का सीमा उनके पास भी नहीं था। अब अगर हम मुगलों की भी बात करें, उन्होंने भी पूरे भारत पर कभी कब्जा नहीं किया था। अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो गोवा और पंडुचेरी उनके कब्जे से बाहर रहा था। 1954 और 1961 में आज़ाद हुआ है। तो एक नक्शा हमको दिखाइए जो आज कहते हैं भारत भारत भारत। अरे भारत का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन झारखंडी आइडेंटिटी को खत्म करके आप भारतीयता को स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही भारत की खूबसूरती है। अलग प्रांत इसीलिए बने हैं, अलग बोली, अलग भाषा, अलग रहन सहन, अलग खान पान, अलग पहचान, यही खूबसूरती है भारत की। तो यही खूबसूरती के आधार पे आज झारखंड अपनी पहचान को स्थापित करने की मांग कर रहा है। जो बिहार से 2000 में हमारा अलग राज्य गठन हुआ है, 40% भूभाग 79,000 वर्ग किलोमीटर हमारे हिस्से में जो आया है, उस हिस्से में हमें फसल लगाने की आज़ादी चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, TV 45 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद आप सबको। तो जयराम महतो जी एक छात्र नेता से अब कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि किसी भी राजनीतिक दल को एक परेशानी का सबब इनसे ज़रूर हो सकता है। और इनकी मांग जो है, बहुत सारी बातें ऐसी की इन्होंने जिसमें इन्होंने स्पष्ट किया, जिसको लेकर हमेशा विवाद भी होता रहता है, इनके ऊपर कई आरोप भी लगते रहते हैं। इसको क्लियर किया कि क्या स्थानीयता क्या है और किस तरह की मांग ये कर रहे हैं।